तो देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कार्बन डेटिंग और लेड डेटिंग पढ़ लिया था। कार्बन डेटिंग मेनली यूज होता है ओल्ड फॉसिल्स या फिर ओल्ड लिविंग थिंग केज निकालने के लिए, जिसमें कार्बन 14 का मेनली यूज होता है। और लेड डेटिंग का यूज होता है मेनली ओल्ड रॉक की एज निकालने के लिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग हेडिंग लिखते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो एक बाइंडिंग एनर्जी से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो इसमें नीचे लिखो कि इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय बाइंडिंग एनर्जी, आर हेल्ड टुगेदर बाय बाइंडिंग एनर्जी। फिर आगे लिखो हाइयर द बाइंडिंग एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अरे ज्यादा अच्छे से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होगा, बॉन्डेड हो गए। ठीक है, अब मैंने इसके लिए एक आपको रूल भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि n/p का रेशियो निकालना होता है। हम लोगों ने नॉर्मली क्या देखा, मतलब देखो ये ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा कि जब n/p का रेशियो 1 से लेके 1.5 के बीच में होता है तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, फिर जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस आर स्टेबल। नॉर्मली एक्सेप्शन हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, पर नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा कि जहाँ पे न्यूक्लियस में n/p का रेशियो, मतलब न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो 1 से लेके 1.5 के बीच में होता है, नॉर्मली ये न्यूक्लियस स्टेबल होता है। इसमें नीचे लिखो इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इन न्यूक्लियस is between 1 to 1.5, in that case normally nucleus of atom are stable। नॉर्मली वो स्टेबल होता है जब वो 1 से 1.5 के बीच में होता है। इससे कम होने पे फिर से ज़्यादा होने पे नॉर्मली अनस्टेबल होता है। इवन इसके बीच में भी अनस्टेबल हो सकता है, पर नॉर्मली स्टेबल होगा, एक्सेप्शन का केस अलग है वो। ठीक है, तो नॉर्मली जब 1 से और 1.5 के बीच में होता है तो नॉर्मली स्टेबल होता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि जैसे आप अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करो तो हमने क्या देखा, जिन एलिमेंट का मास 40 से 80 के बीच में होता है नॉर्मली वो बहुत स्टेबल होते हैं उनके न्यूक्लियस, और वो कुछ नहीं करते। तो उसमें नीचे लिखो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास बिटवीन 40 to 80, having atomic mass between 40 to 80 are very stable and does not undergo any nucleus change, are very stable and does not undergo any nucleus change। ठीक है, if atomic mass of element is less than 40, in that case many times nucleus undergo nuclear fusion reaction। मतलब जब मास 40 से कम होता है तो नॉर्मली वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा लिखवाता हूँ बाद में, पहले भी लिख लो। जब 40 से कम होता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जाता है। फिर आगे लिखो इफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज मोर देन 80, in that case if atomic mass of element is more than 80, in that case it undergo nuclear fission reaction। तो 80 से ज्यादा होने पर नॉर्मली वो न्यूक्लियर फ्यूजन में जाता है, और 40 से कम होने पर न्यूक्लियर फ्यूजन पे जाता है, 80 से ज्यादा होने पर न्यूक्लियर फ्यूजन में जाता है। 40 से 80 वाले नॉर्मली कुछ नहीं करते, तो नॉर्मली वो स्टेबल होता है, हमने ऐसा देखा। या फिर n/p का रेशियो क्या होता है, जब 1 से लेकर 1.5 के बीच में होता है तो नॉर्मली मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा हमने देखा। ठीक है, तो अब इसमें नीचे लिखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो फिजन है, फ्यूजन दोनों के लिए लिखो व्हेन एनी एटम अंडरगो एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हेन एनी एटम अंडरगो एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, that is when it undergo nuclear fission
or nuclear fusion, it releases very large amount of energy, because during nuclear fission some part of mass is converted into energy. और इस में एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। बहुत फेमस फार्मूला है, अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया है। c क्या है? c इज स्पीड ऑफ लाइट। एसआई यूनिट में सॉल्व अगर करना है तो स्पीड ऑफ लाइट को ध्यान रखना कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेना। m क्या है? m इज मास। m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास ऑफ सब्सटेंस लिख लो, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास है वेट, जो बोलना चाहो, मास ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसको केजी में लेना, ऐसा यूनिट केजी में होता है, तब जाके वो जूल में आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है जो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इक्वल टू mc स्क्वायर। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का फॉर्मूला। तो जब भी न्यूक्लियर कोई रिएक्शन होता है, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो या फिर चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, बहुत लार्ज अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लोग चलो सबसे पहले करते हैं इसमें न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के बारे में अभी तक आपको लेक्चर में बहुत बता दिया है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस लार्ज न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल न्यूक्लियस। नॉर्मली एलिमेंट हैविंग मास more than 80 undergo न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। नॉर्मली है, इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, पर नॉर्मली, ठीक है। तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है यूरेनियम का। देखो यूरेनियम 235 एक आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो जब आप इसमें किसी न्यूट्रॉन को मतलब स्ट्राइक करते हो तो ये आपका टूट जाता है एक्चुअल में आपका किसमें, बेरियम में। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, मास 144। क्रिप्टॉन में आपका एटॉमिक नंबर 36, मास 89। तो को बैलेंस करना होगा तो न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन निकलते ही ये, मेरे हिसाब से ये आपका होगा। फिर क्या होता है आगे, ये जो न्यूट्रॉन जो निकलता है इसमें से ये न्यूट्रॉन क्या होगा, फिर से यूरेनियम से टकरा सकता है और फिर से रिएक्शन होगा। मतलब इससे यूरेनियम से टकराएगा, फिर रिएक्शन, फिर और न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर टकराएगा, फिर तो रिएक्शन चलता जाता है। ये रिएक्शन का यूज होता है हम लोग किसमें करते हैं आपका, अरे जितने भी दुनिया में पावर प्लांट बने, जितने भी आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनमें इस रिएक्शन का यूज होता है। तो जितने भी दुनिया के पावर प्लांट है उसमें इसका यूज होता है। तो इसमें नीचे लिखो कि above nuclear fusion reaction is used in nuclear power plant. In this uranium 235 is used as a fuel. When this uranium 235 collide with neutron, when this uranium 235 collide with neutron, it is converted into barium, krypton, and also releases 3 neutron. This 3 neutron can collide with 3 uranium, and again 3 nuclear fission reaction take place. Again 3 neutron is released from each reaction, and that can further collide with uranium. So this reaction is chain reaction. मतलब देखो फिर से समझो मैं क्या बता रहा हूं। देखो ये रिएक्शन करो कि ये निकलेगा न्यूट्रॉन, ये फिर क्या होगा 3 यूरेनियम से और टकरा सकते हैं। फिर जब टकराएंगे तो ये फिर टकराएगा, तो फिर क्या होगा, फिर इससे भी 3 न्यूट्रॉन, इससे भी 3 न्यूट्रॉन, इससे भी 3 न्यूट्रॉन, तो कितने होगा 9, और वो फिर 9 यूरेनियम से टकराएंगे। तो ऐसा चलता जाता है। तो चेन रिएक्शन मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो चेन रिएक्शन है।
तो ये रिएक्शन का यूज होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। तो अगर आप ये जो रिएक्शन है, मतलब अगर आप कंट्रोल्ड वे में करोगे तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं केमिकल पावर प्लांट में, ठीक है। तो इसमें नीचे देखो इफ एबो रिएक्शन टेक प्लेस इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब कंट्रोल में करवा ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और अगर आप इसको अनकंट्रोल करवा दो तो यही हो जाता है न्यूक्लियर बम, ठीक है। इसमें नीचे लिखो इफ एबो रिएक्शन टेक प्लेस इन uncontrolled manner, in that case very large amount of energy is released and it become nuclear bomb, that is atomic bomb। तो ये एटॉमिक बम बन जाता है अगर अनकंट्रोल मैनर में होगा, कंट्रोल मैनर में होगा तो फिर क्या होगा, मतलब अनकंट्रोल मैनर में होगा तो बम हो जाएगा, और कंट्रोल मैनर में अगर कंट्रोल मैनर में होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, मतलब अगर कंट्रोल मैनर में होगा तो पावर प्लांट और अनकंट्रोल मैनर में होगा तो न्यूक्लियर बम हो जाता है, ठीक है। यही होता है आपका। देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ इसको लेके। जैसे एक मेरा बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे मान लो कि कई बार फ्लड आता है, जैसे मान लो कि फ्लड आता है तो होता क्या है, देखो सपोज करो कि जैसे इंडिया में जो रेन होता है, जो बारिश होती है वो जून से स्टार्ट होती है नॉर्मली रेन, और वो सितंबर तक चलती है, मतलब 4 मंथ रेन होता रहता है। रेन अगर थोड़ा थोड़ा डेली होता रहे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अच्छे रहते हैं, मतलब सब कुछ सही नॉर्मल चलता है। अब ये जो 4 मंथ का जो रेन है, अगर मान लो ये 2 दिन में हो जाए तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है और चीजें बिगड़ जाती है। वैसे ही क्या होता है न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी में, अगर आप थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकालते रहोगे, एनर्जी कंट्रोल में रहेगा, और फिर हम लोगों का क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता रहता है, चीजें अच्छी रहती है। वही एनर्जी अगर आप थोड़ा थोड़ा ना निकाल के अगर आप एक साथ निकाल लो तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और वो न्यूक्लियर बम बन जाता है। और जो भी 1-2 जो एक्सप्लोजन हुए, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है चेरनोबिल। तो चेरनोबिल आपको पता होगा, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था चेरनोबिल, यूक्रेन में एक जगह है, पहले यूएसएसआर के जो अंदर था। तो वहां पे भी एक्चुअल में यही हुआ था। देखो होता क्या है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो हम लोग कंट्रोल मैनर में क्या होता है, रिएक्शन करवा के एनर्जी निकालते हैं, पर कई बार चीज़ें हम लोगों के हाथ से जा सकती है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया तो अगर हाथ से गया तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, और जो चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था एक्चुअल में, जिसके बारे में आप चाहो तो नेट पे पढ़ भी सकते हो। तो जहाँ पे रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से फिर मतलब पता चल गया था कि एक्सप्लोजन हो गया, तो रातों रात उस सिटी को खाली करना पड़ा, नहीं तो आसपास रीजन में रेडिएशन फैल जाते हैं वो। तो मतलब कि देखो ये है कि रिएक्शन को कंट्रोल वे में करोगे, सब कंट्रोल होगा, धीरे धीरे एनर्जी निकलेगा तो अच्छा रहता है, मतलब धीरे धीरे बारिश होगी, पानी आएगा, अच्छा रहेगा। ज़्यादा बारिश हो गई, फ्लड आ जाएगा, दिक्कत होगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, कंट्रोल नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वही न्यूक्लियर बम हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूक्लियर फिजन के बारे में, जहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। अब दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटा जो न्यूक्लियस होता है वो मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें नीचे लिखो इन दिस स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस। इन दिस स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज न्यूक्लियस। एलिमेंट विथ एटॉमिक मास लेस देन 40 नॉर्मली अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मली न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखो व्हेन टू स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज न्यूक्लियस, इन दैट केस मतलब इन दिस केस सम पार्ट ऑफ मास इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ मास जो को एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल लिखते हैं जो सन का है, सबसे फेमस एग्जांपल। तो देखो सन के अंदर क्या होता है, अरे हाइड्रोजन 1s2 ड्यूटेरियम, मतलब ड्यूटेरियम है, और 1s3 ट्राइटियम, इससे बनता है हीलियम, और प्लस न्यूट्रॉन रिलीज होता है, और इससे एनर्जी रिलीज होता है 17.6। m का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, m का मतलब मेगा, मेगा का मतलब है आपका ये है 17.6 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी रिलीज होता है। जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। ये रिएक्शन भी याद कर लोगे तो ठीक है।
तो नॉर्मली ये रिएक्शन सन के आपका अंदर होता है, ठीक है। तो आपको पता है सन में हाइड्रोजन से बनता है हीलियम, यही रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको लिख लो। तो इसमें नीचे लिखो कि आपका इन दिस केस very large amount of energy is released because mass is converted into energy, ठीक है। और नीचे लिखो above reaction take place inside sun in this hydrogen is converted into helium, ठीक। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कन्वर्ट होता है हीलियम में और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये रिएक्शन को क्या हम लोग कर सकते हैं, मतलब क्या है एक्चुअल में। देखो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें नॉर्मली यूरेनियम का यूज़ होता है, हाइड्रोजन का यूज़ नहीं होता, जबकि आपको ड्यूटेरियम ज़्यादा मिलता है पर इसका यूज़ नहीं कर पाते। होता है एक्चुअल में क्या है कि देखो समझो, पहले बात को समझो। मतलब जो यूरेनियम होता है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो वो क्या है रिएक्शन जाने के लिए, मतलब वो तैयार है, मतलब वो अनस्टेबल है, बेचैन है रिएक्शन में जाने के लिए। आपने उसको एक न्यूट्रॉन दिया, फटाफट रिएक्शन में चला गया। ड्यूटेरियम का जो आइसोटोप है वो स्टेबल है, वो कभी भी ऐसे कंबाइन होकर रिएक्शन में नहीं जाएगा। इसको रिएक्शन को करवाने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली टेम्परेचर जो होगा वो 20 लाख से ऊपर चाहिए होता है, और नॉर्मली मतलब 20 लाख ऊपर तो चाहिए होता है। नॉर्मली रिएक्शंस 2 करोड़ 3 करोड़ डिग्री के आसपास होता है। तो इसमें नीचे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वेरी इजीली, दे रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू स्टार्ट द nuclear fusion reaction because one nucleus repulsion with other nucleus repulsion because repulsion between one nucleus with other nucleus is very high, so these nucleus combine only when temperature is very high, ठीक है। इसमें नीचे लिखो टेम्परेचर inside sun where above reaction take place is nearly 20 million, that is nearly 2 करोड़ केल्विन बोल लो, डिग्री सेल्सियस बोल लो, बात वही है। अरे 2 करोड़ तो 273 से क्या फर्क ही पड़ेगा। तो देखो सन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है नियरली वो 2 करोड़ के आसपास होता है। कई बार लिखा होता है सन का टेम्परेचर होता है 6000, अरे 6 मतलब होता है कि 6000 उसके बाहर के सरफेस का। आप इसमें नीचे लिख लो टेम्परेचर ऑफ सन आउटर लेयर विच इज नोन एज फोटोस्फीयर इज नियरली 6000 केल्विन। 6000 का नियरली है, किसी ने देखो मेजर तो किया नहीं थर्मामीटर ले जाके, 6000 के आसपास है। कुछ लोग कहते हैं 5500, कुछ लोग कहते हैं 7000। तो नॉर्मली वैसे बोलते हैं 5500 से 7000 के बीच में वेरी करता रहता है। उसमें भी आपको पता होगा शायद सोलर आपका मतलब लेयर आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो नॉर्मली 6000 के आसपास होता है फोटोस्फीयर का। पर जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है उसका टेम्परेचर होता है 2 करोड़। तो इसमें नीचे लिखो टेम्परेचर ऑफ सन कोर वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस इज नियरली 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट टेम्परेचर तो पता ही नहीं है, और किसी ने वहां तक सैटेलाइट भी नहीं भेजा है। इवन इंडिया का मिशन चल रहा है, मिशन आदित्य करके, शायद किसी को आप लोगों में किसी को पता भी हो, कि जैसे अरे था ना चंद्रयान मंगलयान, तो वैसे ही मिशन आदित्य भी चल रहा है कि इंडिया वाले, नासा ने तो भेजा भी नहीं अभी तक, इंडिया वाले प्लानिंग कर रहे, इसरो प्लानिंग कर रहा है नासा के साथ मिलकर। वैसे होना एक्चुअल में ये था कि मिशन आदित्य हो जाना चाहिए था, पर मिशन आदित्य को पोस्टपोन कर दिया गया और मिशन चंद्रयान 2 की जगह पहले मिशन आदित्य एक्चुअल में प्लान था वो। ये चल रहा है मिशन आदित्य कि फ्यूचर में एक शायद हम लोग सैटेलाइट भेजेंगे सन के टेम्परेचर को मेनली स्टडी करने के लिए। अब एग्जैक्टली नहीं पता, पर गैस है कि 2 करोड़ के आसपास उसका टेम्परेचर होगा उसके कोर का, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ सन कोर इज अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है।
अब देखो है क्या कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नॉर्मली अर्थ में नहीं होते हैं, और इसी वजह से कोई भी पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस नहीं। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना देखने में तो बहुत इजी लगता है, उसको करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कोई भी पावर प्लांट न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस नहीं। तो इसमें नीचे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, so in power plant normally nuclear fusion reaction does not take place. Normally nuclear fusion reaction does not take place. Research on nuclear fusion reaction is still going on. ठीक है, रिसर्च ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टिल गोइंग ऑन। इसको लेके एक रिसर्च भी चल रहा है ITER करके, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करना, आपको इसके बारे में मतलब अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। तो ITER करके एक रिसर्च चल रहा है फ्रांस में, कैड्रिफ करके एक जगह वहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे हम लोग ये मतलब रिसर्च में कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के हेल्प से पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, कैसे कंट्रोल करें। इस पर रिसर्च काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब देखो क्या होता है, तो आप लोगों को किसी को अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ सकता है, ITER रिसर्च। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग अब कुछ चलो डिफरेंस लिख लेते हैं। तो उसमें एक साइड लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक साइड वही कुछ डिफरेंस पॉइंट लिख लेते हैं। एक साइड लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन और एक साइड लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो इसमें नीचे लिखो इन न्यूक्लियर फ्यूजन लार्ज न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल न्यूक्लियस, इसमें लिखो। और न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो इन न्यूक्लियर फ्यूजन स्मॉल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें नीचे फिर लिखो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस वेरी इजीली। इसमें नीचे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, फिर इसमें नीचे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन में लिखो नॉर्मली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन does not take place anywhere in universe by itself. Normally this type of reaction does not take place anywhere in universe by itself. खुद से कहीं नहीं होता, आपको करवाना पड़ता है। भाई बहुत इजीली हो जाता है, नो डाउट इजीली हो जाता है, न्यूट्रॉन को दे दो हो जाता है तुरंत, पर खुद से नॉर्मली कहीं नहीं हो रहा ये। अरे भाई जितने भी सन है, जितने भी स्टार है, उसमें यही हो रहा है। तो इसमें नीचे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड ऑल दिस सन, मतलब इनसाइड ऑल दिस सन का हमारा तरीके से इनसाइड दिस सन एंड इनसाइड ऑल दिस स्टार्स। ठीक है, ये सारे स्टार सारे सन में होते हैं, ये नॉर्मली कहीं नहीं हो रहा, आपको करवाने के लिए देना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें नीचे लिखो क्या होता है, इसमें लिखो व्हेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस large amount of energy is released as compared to chemical reaction, this energy is very large। ठीक है, इसमें large amount of energy रिलीज होती है, पर इससे भी 4-5 टाइम ज्यादा उसमें रिलीज होती है। तो उसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन amount of energy release is 4 to 5 times more as compared to nuclear fusion reaction। मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा रिलीज होती पर उससे भी 4-5 गुना ज़्यादा, 4 to 5 टाइम ज़्यादा इसमें रिलीज होती है। ठीक है, इसको करवाना इजी, उसको करवाना डिफिकल्ट है। ठीक है, लिखो भाई लिखना चाहो लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस वेरी इजीली, और इसमें नीचे लिखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब ये रिएक्शन करवा लेते हो तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है कई बार वो भी रेडियो एक्टिव होता है और वो भी फर्दर रिएक्शन में जाता है, पर आप जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो उनके प्रोडक्ट नॉर्मली बहुत स्टेबल होता है, नॉर्मली वो रिएक्शन में नहीं जाते। तो इसमें नीचे लिखो प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर also unstable and they can further undergo nuclear fusion reaction। इसमें लिखो product of nuclear fusion reactions are normally very stable and they does not undergo further nuclear fusion reaction। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ रहा होगा।
तो इसमें कम एनर्जी रिलीज होता है, इसमें ज़्यादा। तो ये इनके कुछ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कुछ और लिखो वी यूज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। इसमें नीचे लिखो रिसर्च ऑन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन in current time all the power plant of world are based on nuclear fission reaction only and research on nuclear fission reaction are still going on। इस पे कोई भी नहीं होता, इस पे सब होता है, ठीक है। ये इसमें नीचे लिखो on the basis of nuclear fission reaction nuclear bomb and atomic bomb, nuclear bomb that is atomic bomb are made। इसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम आर मेड। इस पे हाइड्रोजन बम, इस पे न्यूक्लियर बम, ठीक है। वो रिएक्शन करवाने के लिए 2 करोड़ की जरूरत पड़ती है टेम्परेचर की, और कई बार न्यूक्लियर फ्यूजन को करवाने के लिए आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की यूज पड़ती है, ठीक है। इसमें नीचे लिख लो एक बार, इसमें नीचे लिखो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट। इसमें नीचे लिखो न्यूक्लियर फिजन में लिखो फॉर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, सो टू क्रिएट वेरी हाई टेम्परेचर फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक प्लेस विच क्रिएट वेरी हाई टेम्परेचर, आफ्टर दैट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब देखो समझो क्या है, मान लो ये हाइड्रोजन है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन करना है, तो पहले न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं मतलब यूरेनियम से, और वो बहुत हाई एनर्जी रिलीज करता है, फिर उसकी हेल्प से, टेम्परेचर की हेल्प से फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन करके फिर और ज़्यादा 4 to 5 टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए पहले आपको न्यूक्लियर फ्यूजन का भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ आजकल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका अभी तक कोई ऐसा यूज़ नहीं है, उस पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। इसमें लास्ट लिखो nuclear fissions are used in medicines also, they are used in cancer treatment। उसमें लिखो research are still going on, उस पर रिसर्च अभी भी हो रहा है, उस पर अभी तक कुछ भी एग्जैक्टली पता नहीं क्या होगा। तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। अब हम लोग इसमें लास्ट में आते हैं। तो लास्ट में देखो हम लोगों का एक टॉपिक इसमें बचता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन सीरीज। तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन सीरीज में क्या होगा, वही कि हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बारे में ये देख रहे हैं कि सीरीज क्या क्या होता है, मतलब बड़े से छोटे में तोड़े हैं। तो देखो होता क्या है कि नॉर्मली न्यूक्लियर फिजन में मतलब आपका क्या होता है, अल्फा डिके या फिर बीटा डिके या फिर चलो पॉजिट्रॉन डिके और गामा। देखो यही अल्फा डिके, बीटा डिके, पॉजिट्रॉन डिके और गामा डिके, ठीक है। अल्फा डिके में मास का 4 का डिफरेंस आता है, ठीक है। बीटा डिके में मास का चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर चेंज होता है, वो नो डाउट, मैं मास की बात कर रहा हूँ। बीटा डिके में देखो मास का चेंज नहीं होता है, मतलब नहीं होता, सिर्फ एटॉमिक नंबर का चेंज होता है। पॉजिट्रॉन डिके में भी क्या होता है, मास का चेंज नहीं होता है और सिर्फ एटॉमिक नंबर का चेंज होता है। और गामा डिके में कुछ नहीं होता, मतलब कि मास का चेंज तभी होता है जब अल्फा डिके होता है। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन अल्फा डिके टेक प्लेस एटॉमिक मास चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 4, वेयर एज इन केस ऑफ बीटा डिके, पॉजिट्रॉन डिके एंड गामा डिके एटॉमिक मास नेवर चेंजेस। तो एटॉमिक मास सिर्फ अल्फा डिके के में चेंज होता है, और क्या होता है, बीटा और पॉजिट्रॉन और गामा के चेंज में मास का चेंज नहीं होता। जब भी अल्फा का चेंज होगा तो मास का डिफरेंस कितना होगा 4 से। तो उसी के हिसाब से क्या है, अब देखो 4 का चेंज होगा तो क्या हो सकता है, जो भी जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है, तो अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो हम लोगों ने उसके हिसाब से कुछ सीरीज के नेम कर दिए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ क्यों मतलब 4 के टर्म में क्यों किया, क्योंकि देखो मास का चेंज क्या होता है, तभी होता है जब अल्फा डिके होता है, और अल्फा का मास क्या है कि 4 के मल्टीपल में होता है। तो हमने वही 4 के मल्टीपल के हिसाब से कुछ सीरीज बनाई है। तो इसमें देखो क्या क्या सीरीज है, मतलब वही रेडियो आपका न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन सीरीज है और वो 4 के मल्टीपल में, क्योंकि मास का चेंज सिर्फ अल्फा की वजह से होता है। देखो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इज थोरियम सीरीज। तो थोरियम सीरीज क्या होता है,
यहाँ पे जो आपका एटॉमिक मास होता है, मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक मास होगा वो 4n का मतलब कि 4 के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा है कि कुछ ऐसे दिए गए सीरीज, यहाँ पे मास 4 के मल्टीपल में होगा। तो इसमें जो स्टार्टिंग एलिमेंट है एक्चुअल में, तो इसमें जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो आपके पास है थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होगा, मास 232, ये इसका स्टार्टिंग एलिमेंट है। और इसका जो एंड है एक्चुअल में, जो एंड एलिमेंट है वो है लेड। लेड का एटॉमिक नंबर है 82 और मास होगा 208। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो मास जो होगा स्टार्टिंग और एंड वाले का दोनों का मास 4 का मल्टीपल में। 4n सीरीज का मतलब ये है कि इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट का मास और एंड एलिमेंट का मास दोनों 4 के मल्टीपल में। तो ये आपका स्टार्टिंग और एंड देखो है क्या, आपको मैंने कई बार पहले भी बता रखा है, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल में, कि बिस्मथ जो है, बिस्मथ वो लास्ट एलिमेंट है जो नॉन रेडियोएक्टिव है। बिस्मथ के बाद के जितने एलिमेंट है, पोलोनियम या फिर जो भी आते हैं, वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव है। तो बिस्मथ या उसके पहले लेड, ये वो एलिमेंट है जो नॉन रेडियोएक्टिव है, उसके आगे सारे एलिमेंट क्या रेडियोएक्टिव। तो ये रेडियोएक्टिव है, तो अल्फा बीटा डीके करता रहेगा और धीरे धीरे मास का चेंज होता है। फिर जब रुकता है, जब मतलब जो वो जब रुकता है, जो स्टेबल न्यूक्लियस वो लेड, मतलब लेड एक स्टेबल न्यूक्लियस वहां पे जाकर रुक जाता है। अरे समझो बिस्मथ है, उसके आगे सब रेडियोएक्टिव, मतलब थोरियम रेडियोएक्टिव, तो वो अल्फा बीटा डीके करेगा, फिर जब रुकता है तो लेड पे जाकर रुकता है। कुछ एलिमेंट लेड पे रुकते हैं, कुछ एलिमेंट क्या होता है, बिस्मथ पे रुकते हैं, क्योंकि यही लास्ट, यही हायर एलिमेंट है जो स्टेबल, उसके ऊपर वाले सारे तो रेडियोएक्टिव है, ठीक है। और इसका मास 4, अगर इसका मास 4 का मल्टीपल में है तो इसका मास भी 4 का मल्टीपल में होगा, ये बात कंफर्म है। क्योंकि मास का चेंज जो होता है, मास का चेंज क्या होता है, अल्फा डीके पे होता है, तो हमेशा 4 के फैक्टर से कम होगा, ठीक है। तो यही होता है 4n सीरीज, मतलब इसका मास 4 के मल्टीपल में, तो ऑब्वियसली इसका मास तो 4 के मल्टीपल में तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं कि कितने होंगे, ये पूछा जा सकता है कितने अल्फा बीटा डीके। तो देखो क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा डीके निकालते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा डीके निकालने के लिए दोनों का मास का डिफरेंस देखो क्या होगा, तो 232 माइनस 208, तो कितना होगा मास का डिफरेंस, मेरे हिसाब से 24 आ रही है, तो डिवाइडेड बाई 4, अरे यही होता है। तो कितने अल्फा डीके होंगे इसमें, 6, मतलब यही होता है अल्फा डीके निकालने के लिए मास का, क्योंकि मास का डिफरेंस उससे ही आता है, तो 24 का मास कम हो रहा है, मतलब कि 6 अल्फा डीके। अब जब 6 अल्फा डीके करोगे, मान लो कोई जैसे थोरियम है जैसे, तो अगर आप इसमें 6 अल्फा अगर आप डीके कराओगे, 6 अल्फा अगर आपने डीके कर दिया, तो पता ही होता है कि एक अल्फा, मान लो x बन गया, तो एक अल्फा डीके से आपको पता ही होता है कि मास का चेंज 4 का, तो 6 अल्फा डीके में 24 का चेंज, तो मास कितना आ गया 208, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर हर बार 2 का चेंज, तो 12 का एटॉमिक नंबर का चेंज, तो यह है 78, ठीक है। तो 78 आ गया, हमको तो चाहिए था 82, तो फिर बीटा डीके करना पड़ेगा कितने, 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4 बीटा डीके, तब ये फिर आ जाएगा लेड, और ये बनेगा 82 और 208, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रखना 6 अल्फा डीके एंड 4 बीटा डीके। और 4n सीरीज का मतलब ये है कि स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है उसका मास का मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसका मास क्या था, वो 4 के मल्टीपल में ही था, ठीक है, ये आपका है। तो ये 4n सीरीज है, ये आपका जो थोरियम सीरीज कहलाता है, इसका नाम याद रखना, 4n सीरीज का नाम थोरियम सीरीज है। स्टार्टिंग एलिमेंट और लेड एलिमेंट, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड एलिमेंट जो कि लेड है, दोनों को याद रखना, ठीक है, पूरा याद रखना। मास हो सकता है 4 के मल्टीपल में हो, या हो सकता है 4 के मल्टीपल में 1 रिमाइंडर हो, अरे पता ना वो या फिर 4 के मल्टीपल में 2 रिमाइंडर, या 4 के मल्टीपल में 3 रिमाइंडर, यही चीजें हो सकती है। तो फिर आगे करते हैं सेकेंड, ये क्या है, 4n+1 सीरीज, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं आपका, मतलब इसका नाम होता है नेपच्यूनियम सीरीज। 4n+1 सीरीज जिसका नाम है नेपच्यूनियम सीरीज, ठीक है। नाम नेपच्यूनियम सीरीज, इसमें स्टार्टिंग का एलिमेंट एक्चुअली प्लूटोनियम है, ये स्टार्ट एलिमेंट है, और जो एंड एलिमेंट है वो इसका बिस्मथ है, जो कि 83 और 209। अरे देखो 4n+1 का मतलब है कि इसका मास 4 से जब डिवाइड करोगे तो उसके बाद 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट इज 4n+1, और ये अगर ऐसा है तो ये भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ अल्फा डीके,
ऊपर से 32 आ रहा मेरे हिसाब से और बाई 4, तो अल्फा डीके 8, ठीक है। और अगर आप इसमें अगर 8 अल्फा का डीके कराओगे तो x बनेगा 8 का मतलब होगा 16, मतलब 16, मतलब ये 16 कम करोगे तो 76। अरे 8 अल्फा डीके में देखो मास तो यही आ जाएगा 209, मास तो 209 ही आएगा, ठीक है। 8 अल्फा डीके मास 209, पर एटॉमिक नंबर मतलब 14, मतलब 16 से कम होगा। 8 अल्फा डीके मतलब 16, तो 16 माइनस करो तो ये, तो इसको 83 तक लेके आना ना, 83 तक, तो 83 तक फिर 7 अल्फा मतलब 7 बीटा, तब जाके बनेगा बिस्मथ 83209। मतलब कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा 8 अल्फा डीके और 7 बीटा डीके, ठीक है। 8 अल्फा डीके 7 बीटा डीके ये इसमें होगा, ठीक है। और ये आपका होगा, देखो जितने भी सीरीज, चलो अच्छा लिख लो पहले भाई, यही लिख लो, हो गया। एक्चुअली इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर ये प्लूटोनियम का 94 होता है, एक्चुअल 92 94 होगा, बल्कि एक्चुअल में एक मिस्टेक होगा, ये 94 होना चाहिए एक्चुअल में। तो अगर 94 है ये, तो फिर ये तो ठीक है एक्चुअल में, मास का ये अल्फा डी का तो ठीक है, तो ये 90 अगर 4 हो गया तो फिर 78 होगा एक्चुअल में, ये 94 और अल्फा, हाँ 16 70, तो इसमें फिर 5 बीटा ही लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो होगा ये 5 बीटा होगा, ये थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है। एक्चुअली मैं बताने ये चाह रहा था मुझे कि लास्ट एलिमेंट जो आपको पता होगा, मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था पहले एक बार, कि लास्ट एलिमेंट जो नेचर में मतलब एग्जिस्ट करता है वो यूरेनियम है। ये प्लूटोनियम में ये आपका यूरेनियम के बाद है, तो ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ठीक है। पहले आप इतना लिख लो, फिर आगे मैं लिखवा दूंगा सब कुछ चीज़ें, इसका समरी लास्ट में, मतलब समरी का एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा दूंगा। तो ये हो गया 4n+1 सीरीज, जहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद मास 1 रिमाइंडर बचता था। फिर थर्ड करते हैं 4n+2 सीरीज, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं यूरेनियम सीरीज। तो इसमें स्टार्टिंग का एलिमेंट है यूरेनियम 92 और 238, ये स्टार्ट एलिमेंट है, और एंड एलिमेंट इसका लेड 82 और 206, लेड 82 206, मतलब ये होता है आपका, इवन लेड जो डेटिंग होती है उसमें यूरेनियम लेते हैं, तो उसमें लेड 206 और एक सीरीज में 207 ही बनेगा, अभी देखते अच्छा ही है। तो नंबर ऑफ अल्फा डीके 8 अल्फा डीके होगा इसमें, तो मुझे भी याद नहीं, मैं भी सॉल्व भी करके निकालता हूँ। इससे x बनेगा 8 अल्फा, ये 76 हो जाएगा और ये 206, फिर इसमें होगा 6 बीटा डीके, तो क्या बनेगा इसमें, वही लेड 82 206, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट और एंड याद रखना, मतलब यहाँ पे मास का ये एंड है, देखो मास को डिवाइड करोगे 4 से तो देखो 2 बचता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इसमें 8 अल्फा डीके और क्या होगा 6 बीटा डीके, ठीक है। ये हो गया। अब एक लास्ट कर लेते हैं इसमें, फोर्थ 4n+3 सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्टिनम सीरीज। तो इसमें जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो यूरेनियम है 92 235, ये स्टार्ट है, और इसमें जो एंड एक्चुअल में है वो है लेड, फिर होगा 82 207, ठीक है।
दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो मेरे हिसाब से ये शायद 28 आ रहा है और बाई 4 मतलब 7, और तो कुछ जब अल्फा डी के करा लोगे सर मतलब 14 नहीं मतलब 78 होगा, और तो 207 ही होगा, फिर यहाँ पे 4 बीटा टिक है। तो यहाँ पे क्या होता है 7 अल्फा टिक है और 4 बीटा टिक है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और इसमें लेट 206 207 बनते हैं, मतलब पिछले वाले में 206, इस बार में 207, ठीक है, इसमें बस हो गया। अब नीचे कुछ पॉइंट लिखो इसमें नीचे लिखो नीचे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें पहले लिखो इन ऑल दिस सीरीज नेपच्यूनियम सीरीज दैट इज 4n+1 सीरीज इज आर्टिफिशियल सीरीज whereas all other series are natural series, मतलब बाकी सीरीज नेचर में खुद से होते हैं। नेपच्यूनियम वाला सीरीज हम लोग करवाते हैं, उसमें जो एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल है, ठीक। ऑल अदर सीरीज आर आर्टिफिशियल, मतलब ऑल अदर सीरीज आर नेचुरल सीरीज whereas नेपच्यूनियम सीरीज इज आर्टिफिशियल सीरीज 4n+1, ठीक है। देखो इसमें जो आपका जो आर्टिफिशियल सीरीज था उसमें जो आपका जो आर्टिफिशियल जो सीरीज था उसमें एंड एलिमेंट बिस्मथ था और बाकी नेचुरल एलिमेंट का एंड सीरीज लेट था। तो इसमें नीचे लिखो in 4n series, 4n+2 series, 4n+3 series, end element is lead, and these three series are natural series, whereas 4n+1 series is artificial series, and in this end element is bismuth, Bi, ठीक है। इसमें लास्ट वाला जो दोनों रिएक्शन था, यही दोनों यूज होता रहे आपका रॉक डेटिंग में। देखो नेचर में जो आपका जो लेड मिलता है वो लेड है 204, ठीक है, और लेड 206 और 207 हमेशा यूरेनियम से आता है। इसी नॉलेज का यूज करके लेड डेटिंग का मतलब लेड डेटिंग में इसी नॉलेज का यूज करते हैं। इसमें नीचे लिखो 4n+2 सीरीज एंड 4n+3 सीरीज आर यूज्ड इन lead dating, that is to find the age of earth and rock। इसमें फिर नीचे लिखो lead 206 and 207 are obtained by nuclear fission of uranium, whereas natural lead is 204। by using this concept we determine the age of earth और rock, ठीक है। ये चैप्टर हम लोगों का अब खत्म हो गया है। बस यही हम लोगों को फंडामेंटल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इतना ही करना था।